माँ का दर्द। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का दर्द। दामिनी जी बेटे के ऑफिस के बाहर बैठे उसका इंतजार कर रही थी। उनकी सुनी आंखें बस दरवाजे की तरफ ही निहार रही थी। जब एक जगह खड़े खड़े उनके घुटने जवाब देने लगे तो वहाँ के सेक्रेटरी ने तरस खाकर उन्हें अपनी कुर्सी बैठने के लिए दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, दामिनी जी ने भरी आंखों से उसको आशीर्वाद दिया। कुछ देर में अपने बेटे को गाड़ी से उतरता देखकर दामिनी जी अचानक से दौड़कर अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट के रोने लगी। माँ को ऐसे कपड़ों में सबके सामने गले लगाता देख श्याम खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। उसने दामिनी जी को दूर झटकते हुए गार्ड से कहा, कौन है ये बुढ़िया और यहाँ क्या कर रही है? सर, वो कब से आपका इंतजार कर रही है, आपके कारण उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। श्याम चिल्लाता हुआ बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? या मेरा ऑफिस से कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा है यहाँ मैंने, जो कोई भी मुंह उठाकर चला आता है? मैंने क्या ऑफिस भिखारी की सेवा करने के लिए खोला है? निकलो यहाँ, इनको यहाँ से। कुछ पैसे देकर पता नहीं कैसे बेशरम की तरह मुंह उठाकर चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से ये सब बातें सुनकर दामिनी जी उसको एकटक निहारने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की अबीर बल धारा बह निकली। बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है जल्द से जल्द उनके लिए खून की व्यवस्था की जाए। कहते कहते दामिनी जी बेटे के कदमों में गिरकर फूट फूट के रोने लगे। श्याम हाथ पकड़ के उन्हें किनारे करते हुए बोला, आप क्या चाहती है कि पापा की जान बचाने के लिए मैं भिखारी बन जाऊं? पता है ना, पिछले महीने ही कितना बीमार थे, कितना पैसा पानी की तरह बहा चुका हूँ। जाइए यहाँ से। ना ही मेरे पास इतना वक्त है और ना ही मैं उस बूढ़े को अपना एक कतरा खून देने वाला हूँ। दामिनी जी अपनी आंचल को आगे फैलाते हुए बोली, इस वक्त मेरी मदद कर दो बेटा। मैं अपने खून का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारा थोड़ा सा खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो। इतने में ही श्याम चिल्लाता हुआ बोले, समझ में नहीं आता आपको? भिखारी की तरह पीछे ही पड़ गई है। इतना कहकर श्याम ने 10-10 के नोट की गड्डी दामिनी जी के मुंह पे फेंक कर मारी। बुढ़िया, इससे ज़्यादा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और इतना बोलकर दामिनी जी को अपने हाथों से झटक कर वहाँ से चला गया। दामिनी जी की हालत देखकर सेक्रेटरी भीगी आंखें भर आई। उसने सहारा देकर दामिनी जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाकर पूछा, अम्मा, यह सच में आपके बेटे हैं? दामिनी जी ने हमें सर हिलाया। उस सेक्रेटरी ने दामिनी जी से सारी कहानी पूछी, जिसे सुनकर वो भी अंदर तक हिल गया। वो दामिनी जी से बोला, अम्मा चिंता मत कीजिए, आप सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकते हूँ? बाबूजी को खून की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इतने में श्याम अपनी मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकला तो दामिनी जी को वहीं पर बैठा देखकर उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा। उस वक्त वहाँ उनके सिवाय कोई नहीं था। उसने सोचा, इतने करोड़पति लोग मीटिंग में आते हैं, इस बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, नहीं तो इसने इनके आगे मुंह खोला तो मेरी लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। और सेक्रेटरी ने न आओ देखा न ताओ, अचानक से एक जोरदार तमाचा श्याम को उसका बॉस था उसके गाल पर रसीद कर दिया। तमाचा इतना जोर का था कि अंदर काम कर रहे सभी लोग ऑफिस से बाहर आ चुके थे और श्याम को देखे जा रहे थे। शर्म नहीं आया अपनी माँ के साथ ऐसा करते हुए? वह सेक्रेटरी क्रोध में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बॉस पर हाथ उठाओ? अभी तुम्हें तुम्हारी नौकरी से रफा दफा करता हूँ। अरे लात मारता हूँ मैं ऐसी नौकरी को जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो भला और किसका होगा? यह उस सेक्रेटरी की हिम्मत देखकर आज सभी हैरान थे और श्याम एक हाथ से अपने गाल को पकड़े हुए खड़ा था। उस सेक्रेटरी ने दामिनी जी का हाथ पकड़ दामिनी जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उस गार्ड का खून मैच किया जो कि किस्मत से मिल गया था। दामिनी जी सामने खड़ी कुर्सी पे बैठे उसको ढेरों आशीर्वाद दे रही थी।
उनके लिए तो यह किसी फरिश्ते से कम नहीं था। दामिनी जी खून चढ़ाने के बाद उन गार्ड के कदमों में गिरकर रोने लगे। अरे माँ जी, अब क्या इस गरीब को पाप का भागीदार बनाना चाहती हो? माँ के हाथ बस बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए होने चाहिए। सेक्रेटरी दामिनी जी के दोनों हाथों को अपने सर पे रखते हुए बोला, पर बेटा तुमने मेरे कारण अपनी नौकरी भी छोड़ दी। ये थोड़े से पैसे ही रख लो, तुम्हारे बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। माँ जी, नौकरी दूसरी मिल जाएगी। चलिए आप पहले यहाँ बैठिए, सुबह से बस आप रोए जा रही हैं। पता नहीं कब से कुछ खाया नहीं होगा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। दामिनी जी अपनी भरी हुई आंखों से उसको जाते हुए निहार रही थी। एक अनजान होकर भी उसने दिन रात एक करके उनकी सेवा की। राजन जी ने बेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा था ताकि वो अपने सारे सपने पूरा कर सके। बेटा नौकरी में सेटल हो गया तो दामिनी जी बड़े प्यार से सुमन को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। सोचते हुए वो बीते दिनों में खोती चली गई। बहू, अब यह घर, इसकी सारी जिम्मेदारी अब से तुम्हारी। अब हम तो बस चैन से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताएंगे। दामिनी जी ने अपनी नई नवेली बहू सुमन से कहा। सुमन और श्याम दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए दामिनी जी और राजन जी ने उसकी खुशी को नज़र में रखते हुए उसकी शादी करवा दी। उनकी बेटी रेखा भी भाई की शादी अटेंड करके वापस अपने ससुराल विदेश चली गई। पहले तो सब कुछ ठीक था। सुमन अमीर खानदान की बिगड़ी लड़की, फिर भी दामिनी जी को कुछ काम छूने ना देती थी। हर समय किचन में ही सुमन एक पैर पे खड़ी होकर रात दिन काम करती, यहाँ तक कि दामिनी जी के बालों में तेल लगाती, रात को उनके पैरों में मालिश करती। बेचारी सोचती पिछले जन्म में कोई पुण्य किए हैं जो हमें ऐसी संस्कारी बहू मिली है। एक दिन राजन जी काफ़ी बीमार हो गए, उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहाँ उनके इलाज के लिए काफ़ी खर्च बताया गया। ऐसे में दामिनी जी श्याम से बोली, बेटा तेरे पापा ने बैंक में सेविंग कर रखी है, पर वो अभी कैसे मिल पाएंगे यह पता नहीं, और तेरे पापा बताने की हालत में नहीं है तो इंतज़ाम कर देगा ना। मैं इतने पैसों का इंतज़ाम इतनी जल्दी, एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, इस कंपनी को ज्वाइन किया अभी साल भर ही हुए हैं, इतने पैसों का अचानक से इंतज़ाम। श्याम ने दुख जताते हुए कहा, बेटा किसी दोस्त से या अपनी किसी रिश्तेदार से ही कर्ज ले लो, एक बार तेरे पापा ठीक हो जाएंगे फिर सारा कर्ज चुका देंगे। दामिनी जी ने कहा तो श्याम बोला, पापा से कहता था कि अपने सारी हिसाब किताब मेरे हवाले कर दीजिए, पर शायद पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। श्याम ने कहा, बेटा अब कि तेरे पापा को ठीक हो जाने दे, सबसे पहले यही काम करवाऊंगी, हमारी उम्र हो गई है ना, जाने कब क्या हो जाए। दामिनी जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं देखता हूँ अगर कोई मदद मिल जाए। फिर थोड़ी देर में बाद श्याम दामिनी जी से आकर बोला, माँ पैसों का इंतज़ाम हो गया है, पर उसे 1 महीने के अंदर ही लौटाने होंगे, वरना मेरी बात की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हाँ बेटा, एक बार तेरे पापा बस होश में आ जाए, हम सारा कर्जा पहले चुका देंगे, दामिनी जी ने कहा और राजन जी के पास चली गई। इधर सुमन श्याम को एक किनारे ले जाकर बोली, यह क्या है जी, इतने पैसों का इंतज़ाम आपने कहाँ से किया, इतने पैसे कहाँ से आए हमारे पास, यह हमारे ही पैसे हैं, पर कुछ बड़ा करने के लिए ऐसे ही चारों फेंकने पड़ते हैं। श्याम ने कहा, एक तो आपने हमारे सारे पैसे दे दिए, ऊपर से यह सारी पहले बुझा रहे हैं, ज़रा समझाइए मुझे इस बातों का क्या मतलब है। सुमन ने कहा, अब जब पापा के इलाज में मैं इतना कर्जा लिया है तो माँ भी उसे जल्दी ही चुकाएंगे, ऊपर से पापा के सारे खाता, चेक, सेविंग सब मेरे नाम कर देगी, क्योंकि उन्हें आज के दिन का डर हमेशा ही रहेगा। हमारे पास पैसे भी मिल जाएंगे और पापा की सारी जायदाद भी मिल जाएंगी, तो मैं अपने ऑफिस का मालिक जल्दी ही बन जाऊंगा। फिर सुमन दामिनी जी के पास गई, माँ जी अगर पिताजी की मदद के लिए आपको मेरे गहने की ज़रूरत हो तो उसे बेच दीजिए। नहीं बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, मैं तेरे गहने लेकर क्या करूँगी, बेटे ने किसी से उधार लिया है, हम सारा कर्जा 1 महीने में वापस लौटा देंगे, तो कितने फिक्र करती है, हमारी बहू हो तो ऐसी ही। हफ्ते बीत गए,
अब राजन जी की तबीयत में सुधार हुआ तो वो कुछ दिनों में लौट कर आए। दामिनी जी सबसे पहले सारी जायदाद श्याम के नाम करने को कहती है, लेकिन राजन जी मना कर देते हैं। अरे सुमन, हमारी बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना, फिर जो हमारा है वो सब श्याम का ही तो है। हमारी बेटी रेखा तो जलाद में कुछ हिस्सा नहीं चाहिए, उसे आज या कल लेना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसने कितना पैसा लगाया है तुम्हारी बीमारी में। तो राजन जी ने सोचा, चलो ये सही तो कह रही है, कल मेरी जो हालत थी ऐसे दोबारा हुआ तो यह सोचकर राजन जी ने अपनी सारी जायदाद श्याम के नाम कर दी। अगले दिन दामिनी जी सुमन को आवाज़ दे दी, बहू सुबह के उनके लिए दलिया बना देना, मैं दोपहर में मूंग दाल की पतली खिचड़ी। 1 मिनट मम्मी जी, मैं एक पेन और पेपर लेकर आती हूँ और फिर आप फरमाइश बताते रहिएगा क्या क्या बनाना है। सुमन ने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या कह रही हो बहू, मैं समझी नहीं। आप लोगों की नज़रों में यह घर एक होटल सी हो गई है और मैं यहाँ वेटर हूँ जो आप लोगों से ऑर्डर लेती हूँ और आप लोगों के सामने हाजिर करती रहूँ। तो कहिए और क्या क्या ऑर्डर है इस बार। सुमन ने गुस्से में कहा, मम्मी जी, पापा जी बीमार है, अब तो नहीं है ना, तो खुद क्यों नहीं बना लेती दलिया। हर वक्त हर काम के लिए मुझे आवाज़ देना ज़रूरी है क्या। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। लगता है बेचारी पूरा दिन काम करके थक गई होगी, इसलिए नाराज़ हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। अभी जैसे इसका गुस्सा शांत होगा वैसे ही मेरे पास आकर माफ़ी मांगेंगे। चलो सही है, मैं भी न बना सकती हूँ दलिया, आज मैं ही बनाकर खिलाती हूँ, मैं अभी आई। दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन में चली गई, अपनी आंखों के बहते हुए आंसू धारा छुपाते हुए। दूसरे दिन दामिनी जी राजन से बोली, आज आपके लिए क्या बनाऊँ, सोच रही हूँ आज आपकी पसंद का मैं ही रोज़ बना दिया करूँगी। बहू को सुबह से इतने सारे काम होते, बार बार उसे क्यों परेशान करना, बताइए क्या खाएंगे। आज दामिनी जी जो भी कहे, पर राजन जी तो सब समझ रहे थे। इस फटकार के बाद ये दोबारा जलील होना नहीं चाहते, इसलिए खाना खुद ही बनाने को कह रही है। और फिर उन्होंने कहा, जो भी बनाना है बस बना दो, खा लूँगा। दामिनी जी उठकर रसोई में चली गई। यह क्या, रसोई में तो ताला लगा हुआ है, आज तक कभी भी रसोई में ताला नहीं लगा कि। यह सब सोचते हुए हैरानी से दामिनी जी ने सुमन को आवाज़ लगाना शुरू किया, क्या हुआ मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो। सुमन ने बुखलाते हुए कहा, बहू रसोई में ताला आज तक कभी इस घर में नहीं लगा। दामिनी जी ने कहा, हाँ क्यों कि इस घर में 2 भूखे जानवर रहने लगे हैं जिन्हें हर वक्त भूख ही लगी रहती है। अगर हमारे घर में कोई कुबेर का खजाना हो तो नहीं, जो उनके पास दफ़े का खाने को बोझ उठाने इसलिए ताला लगाना पड़ा है। सुमन ने अपनी नेल पॉलिश को सुखाते हुए कहा, तुम क्यों हमें जानवर कह रही हो। कल तक माँ जी पापा जी कहती थी, हमें अपने माता पिता की तरह मानती थी, आज अचानक क्या हो गया। बहू हमसे कोई गलती हो गई है क्या। माँ जी इतने सालों से ढोंग कर रही थी अच्छा बनने का, आपको क्या पता कि आपकी जायदाद पर कब से नजर गड़ाई थी। अब जब सब कुछ हमारे नाम हो गया है तो हम आपकी चाकरी क्यों करें, आप खुद करिए। और कल मैं विमला नौकरानी की भी छुट्टी कर देती हूँ, घर का झाड़ू पोछा सब आप करेंगे। आपके हाथ पैर सलामत है ना कि आपके हाथ पैर टूट गए हैं। इतना कहकर वो काम वाली विमला को काम से निकाल देती है। इतने पैसे पापा जी की दवाई में खर्च होते हैं तो कुछ तो आप भी बचत करो। ये सब क्या कह रही हो बहू का असली रूप देख कर तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अब आप इतना ही भोली नहीं जो मेरी बातों को समझ न पाए। मैं आप लोगों से तंग आ चुकी हूँ। मैं आप लोगों की भूख से सबसे ज़्यादा और आप दोनों के खाने पीने पे पूरी तरह नज़र होगी। मैं तय करूँगी आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। सुमन के ऐसा कहते दामिनी जी बोली, एक तो हमें जानवर कहो, ऊपर से हमारे खाने का हिसाब भी रखो। यह मेरा घर है और इतना तो गरीब हम नहीं कि खाना आधा पेट खाए या नाक तोल कर खाए। आने तो आज श्याम को जब उसे पता चलेगा कि तुमने ऐसा सलूक किया है हमारे साथ, तब वही तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वह सब जानते हैं कि आप लोग ऐसे ही कहेंगे, इसलिए
तो यह जायदाद उन्होंने पहले ही अपने नाम करवा लिया। अब आप लोग हमारे पर आश्रित हैं। और मम्मी जी, आज से इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी। आप दोनों को चुपचाप घर के सारे काम करो, वरना हमें आप लोगों को उठाकर बाहर निकालने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। सुमन ने कहा। दामिनी जी चुपचाप बिना खाने के अपने कमरे में चली गई। राजन जी बोले, देखो दामिनी, इसलिए तो जायदाद श्याम के नाम नहीं कर रहा था, पर वो इतनी नीच गिर जाएगा यह मैंने नहीं सोचा था। अब करो इस उम्र में सारे काम, वरना इस घर के मालिक हमें निकाल कर बाहर फेंक देंगे। दामिनी जी ने कपकपाते स्वर में कहा। मुझे लगता है बहू झूठ बोल रही है। बहू तो पराए घर से आई है, वो धोखा दे सकती है, पर मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। एक बार आने दीजिए श्याम को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दामिनी जी ने तेज आवाज में कहा। रात को श्याम के आने के बाद दामिनी जी उससे बोली, बेटा देखना बहू क्या कह रही है, मुझे इसकी बात पे भरोसा नहीं है। मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। तू बता इसे और अपने पापा को भी, जैसा यह कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम तेरे माता पिता है ना, इस घर के गुलाम। माँ बस करो, पता नहीं किस ज़माने में जी रही हो। आज आप लोग, आज के ज़माने में बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और आपको क्या लगता है कि पूरी ज़िंदगी में और सुमन आप लोगों की जी हजूर करूँगा। श्याम ने नमकाते हुए कहा। दामिनी जी तो अब तक आशा की एक दीपक लिए खड़ी थी कि आज श्याम सुमन को डांटेगा, उसके खिलाफ अपने माता पिता के साथ खड़ा होगा, पर श्याम ने आते ही वो दीपक भी बुझा दिया और निशब्द होकर अपने आंसू बने लगी। अब तो सुमन ने उन पर खुलकर दांत करना शुरू कर दिया। पहले तो सुमन ने रसोई में ताला लगाया, फिर उसने खाना 3 बार से हटाकर 2 बार कर दिया और फिर बासी खराब खाना उन्हें परोसने लगी। इससे पहले राजन जी धीरे धीरे और बीमार रहने लगे। जब भी कभी विदेश से उनकी बेटी रेखा फ़ोन करती, राजन जी घर की स्थिति अपनी बेटी को बताकर उसे अदुखी नहीं करना चाहते थे। एक दिन दामिनी जी बड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी, उन्हें चक्कर जैसा फील हो रहा था, तो घर का सारा काम, ऊपर से खाना भी सही से नहीं मिलता। कमजोरी होना तो लाजमी था। मैं घर का सारा काम खत्म करके थोड़ा लेटने का सोचती है तो उसकी आंखें लग जाती है। इतने में राजन जी कमरे से बाहर आकर प्रिया से कहते हैं, बहू आज मुझे रात को खाना मत देना, उसके बदले अपनी सास को भर पेट खिला देना। बड़ी कमज़ोर महसूस कर रही है। ठीक है, फिर आप तो कमज़ोरी महसूस नहीं करेंगे ना। आप दोनों तो वैसे जता रहे हैं जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। सारा दिन काम तो कुछ नहीं कर पाते, बस खाना ही चाहिए इन दोनों को, सुमन ने चिल्लाते हुए कहा। उसके बाद दामिनी जी जब उठती है, बड़ी देर हो गई, मुझे सोते हुए आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? दामिनी जी ने कहा, तुम इतने आराम से सो रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया और मैं खाना खाने चला गया। अब तुम ही जाकर खा लो। राजन जी ने कहा, क्या आपने खाना खा लिया? चलो अच्छा है, आपको समय से खाना भी चाहिए। अच्छा यह बताइए क्या बनाया है बहू ने? मतलब फिर से बासी खाना तो नहीं दिया ना? दामिनी जी ने कहा, अरे दामिनी तुम बहुत सवाल करते हो, जाकर खा भी लो, जो भी बना है जिंदा ही तो रहना है ना। राजन जी ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है जाती हूँ, इतना बड़बड़ा क्यों रही है? फिर दामिनी जी चली जाती है। जब वो अपना खाना देखती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि हर रोज़ सुमन 1 कटोरी दाल और 2 रोटी ही देती थी, पर आज 2 कटोरी दाल और 4 रोटी थी। अपने को उस समय में संभाल नहीं पाई और सुमन से पूछ बैठी, क्या हुआ बहू, आज मेरी थाली में ज़्यादा खाना क्यों भर, भूख नहीं लगी क्या? जाती बातें न करके जो मिला है वो खा लीजिए, वरना यह भी नसीब नहीं होगा। सुमन ने कहा। अपने भूख के आगे दामिनी जी ने और कुछ नहीं पूछा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। फिर वो बर्तन धोने लगी तो सुमन बोली, माँ जी आपका पूरा ध्यान किचन की तरफ रहता है कि बहू क्या पकवान बना रही है, उस मलाई तो नहीं खा रही है। अपना ध्यान काम पे रखिए, इधर उधर ताका झाकी मत किया करिए, बर्तन गंदे ही रहते हैं। चुपचाप बर्तन धोकर दामिनी जी रात को सोने चली गई। वो आज के ज़्यादा खाने की बात राजन जी को बताना चाह रही थी, पर जब वो कमरे में गई तो राजन जी सो चुके थे।
सुबह वो बताऊंगी इन्हें। यह सोचकर दामनी जी भी सो जाती है। सुबह जब दामनी जी की नींद खुली तो राजन जी अपने बिस्तर से नीचे पड़े थे। उनके मुंह से काफी खून बह रहा था। दामनी जी ने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर गिराने लगे। तब जाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया तो बेटा उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर ऑफिस चला गया। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें खून की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी दामिनी जी को कहीं खून नहीं मिला। तो वो बेटे के ऑफिस पहुंच गई, जहां उन्हें भिखारी कहकर बेटे ने निकाल दिया था। इतने में माँ जी कुछ खा लीजिए, उस सिक्योरिटी ने दामिनी जी की तरफ चाय बिस्किट देते हुए कहा। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आखिर बोले, माफ़ करना, हम राजन जी को देर होने की वजह से नहीं बचा पाए। दामिनी जी का निवाला मुंह से जाने से पहले ही नीचे जमीन पर छूटकर गिर गया। उन्होंने देखा राजन जी शांत स्वभाव में सो रहे थे। वह समझ चुकी थी कि अब वो जा चुके हैं, पर सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि दामिनी जी की आंखों में आंसू नहीं थे। इतने में दामिनी जी ने देखा कि उनकी बेटी रेखा का फ़ोन है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बेटे को खबर करने का मौका ही नहीं मिला। 1 घंटे के अंदर उनकी पूरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। दामिनी जी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा को शांति मिल गई। चलो, अच्छा हुआ मुझसे पहले चले गए, वरना अकेले रहते तो मैं जाने के बाद भी चैन से नहीं रह पाती। हेलो मम्मी, क्या कह रही हो आप? पापा भी कल रात पता नहीं बहुत कुछ कह रहे थे और बार बार एक ही बात कह रहे थे, मम्मी का ध्यान रखना। क्या हुआ मम्मी? रेखा ने फ़ोन पर कहा। पर अब दामिनी जी ने सब ढोकर निराश होकर बैठ गई थी। न तो वो रो रही थी और न ही कोई बात कर रही थी। पता लगाने पर सुमन अस्पताल गई तो देखा राजन जी स्वर्ग सिधार चुके हैं और दामिनी जी मूर्त की तरह उनके पास बैठी हुई है। कान हैरानी से दामिनी जी को देख रहा था, पर दामिनी जी वैसी सतर्क नहीं। शाम को सारे रिश्तेदार आए। राजन जी का पार्थिव शरीर को क्रियाक्रम करके लिए शमशान घाट ले जाया गया। पर उधर घर में दामिनी जी अकेली थी तो श्याम ने काम वाली बाई विमला को वापस बुलाया और माँ जी की देख रेख के लिए उनके पास रहने को बोला। फिर पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे बहू शमशान घाट पहुँच गए। बहू झूठे आंसू का दिखावा कर रही थी। 4 से 5 घंटे के बाद जब वो क्रियाक्रम करके घर लौटे तो विमला जी बोली, मालकिन, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है विमला, तू जा। थोड़ी देर बाद सुमन किचन में चाय बनाने के लिए गई। सुमन बोली, सुनिए जी, कल रेखा आ रही है, पता नहीं वो क्या करेगी जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि हमारे कारण बाबूजी की जान चली गई है। सुमन ने डरते हुए श्याम से कहा, और कौन बताएगा उसे यह सब? मूर्त बनी मेरी माँ। श्याम ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, मम्मी जी ने रेखा को फ़ोन करके अब तक क्यों नहीं कहा? और क्या तुम रेखा को नहीं जानते? अगर उसे इस सब के बारे में पहले पता होता तो कब का आ जाते कि? श्याम ने कहा, मैं क्या कहती हूँ, आपके पापा तो चले गए हैं, बस इस पागल बुढ़िया को भी उनके पास भेजकर सारी समस्या ही खत्म कर देंगे। फिर रेखा या किसी और को कोई डर नहीं रहेगा। सबको यह कह देंगे कि पापा के शोक में यह भी चली बसी। सुमन ने कहा और सुमन ने चाय में जहर मिला दिया और अपनी सास को पिलाने चली गई। पर उसे पता नहीं था कि रेखा कल आने का झूठा कहकर आज ही आ गई, ताकि वो अपने घर के पूरे हालात को अपनी आंखों से देख सके। जब विमला दामिनी जी का घर में ध्यान रख रही थी, उसी समय रेखा अपने घर आ गई थी। फिर विमला ने रेखा को सारी बात बताई कि उसके भैया भाभी, माँ और पिताजी के साथ कैसा अत्याचार करते थे। तब तो उसे भी था। उसके बाद जब सुमन दामिनी जी को वो चाय पिलाने के लिए उनके कमरे में गई, उसी कमरे में ही रेखा छिपी बैठी थी, क्योंकि उसने अपनी भैया भाभी की सारी बातें सुनकर ली थी। उसने खींचकर एक तमाचा सुमन के गाल पे जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की जान लेने की, और अब माँ को भी मारना चाहती हो? ननद को वहाँ देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो भी हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर। उस दिन पापा ने मुझे फ़ोन पर सारी बात बता दी थी और मैं आप दोनों को गुस्सा भी बहुत हुई थी। सोचा कि अभी जाकर आप लोगों की खबर लूँगी। फिर सोचा कि आप लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ, ताकि कानून
कानूनी कार्रवाई भी तो करवा पाऊंगी। बाबा से बात करके पहले ही मैं निकल गई थी यहाँ के लिए, लेकिन फ्लाइट डिले होने की वजह से बाबा के क्रियाक्रम में भी शामिल न हो पाए। अगर आज मैं सही समय पे घर में न आती तो आप तो माँ को ख़त्म ही कर देते। विमला ने आपकी सारी पोल खोल दी है और माँ भी काम के ही कमरे में छुप कर बैठी थी। विमला को मना किया था कि वो न बताए कि मैं इस घर में आ चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोग खुद अपनी गुनाह कबूल कर लेंगे और इतनी जल्दी सबूत मेरे हाथ लग जाएंगे। आपकी सारी बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। बस इस बात को अफसोस रहेगा कि मम्मी पापा ने यह सब मुझे पहले नहीं बताया, वरना आज पापा जिंदा होते। इतने में पुलिस भी आ चुकी थी। ले जाइए सर इन सारे पापी को। इन्होंने पहले धोखे से मेरी मम्मी पापा की उनकी सारी जायदाद ले ली, फिर पापा को भूखा रख कर मार डाला और अब मम्मी को जहर देकर मारने चले थे। ये चाहे इस बात का सबूत है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। इस चाय में जहर नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब बोले ठीक है, तो यह चाय पीकर आप साबित कर दीजिए इस चाय में जहर नहीं है। अब तो सुमन के घबराहट से हाथ पांव फूल गए। पुलिस और रेखा के ऐसा रूप देखकर दोनों डर के मारे थर-थर कांपने लगे और दामिनी जी के कदमों में गिरकर माफ़ी की गुहार लगाने लगे। लेकिन दामिनी जी कुछ नहीं बोली और पुलिस दोनों को वहाँ से उठाकर ले गई। रेखा अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोई, जहाँ उनकी माँ बस एक ही बात कहे जा रही थी, अच्छा हुआ यह मुझसे पहले चले गए, शांति मिल गई तेरे पापा को। रेखा ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी उस घाट के नाम करवा दी, जिसे अपना खून का कतरा कतरा देकर राजन जी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। और रेखा अपनी मम्मी को लेकर विदेश के लिए रवाना हो गई, जहाँ वो बेटी की रेख रेख में प्यार और अपनेपन से उसकी तबीयत में सुधार हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।